मध्य प्रदेश बोर्ड के सभी प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। त्रैमासिक परीक्षा का डर सता रहा है गुरुजी, और इसीलिए आपके गुरुजी लेकर के आ गए हैं आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिन प्रश्नों को पढ़ने के बाद त्रैमासिक परीक्षा में आपकी सफलता एकदम तय हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम क्या चर्चा करेंगे बेटा, आपके सिलेबस में जो भी चैप्टर कक्षा 11वीं की त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले हैं, ये प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें अगर लगा डाला, ये अगर कर दिया, तब तो आपका काम ऐसा बनेगा कि एकदम फिर ग्राफ ऐसे ऐसे चढ़ेगा और टॉपर तक आपको लेकर के जाएगा। तो क्या हालचाल है, मेरा नाम है प्रवीण बैरागी और मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक, हिंदी साथी, और मैं आपको आज के इस वीडियो में आपकी हिंदी से संबंधित त्रैमासिक डर को भगाने के लिए आया हूं। देखिए बेटा जी, एक बात मैं आपको समझा देता हूं कि हाँ सर, त्रैमासिक परीक्षा हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर आते हैं ना, इसमें जो नंबर आते हैं वो हमारे वार्षिक परीक्षा में भी शामिल होते हैं। और जब बात परसेंटेज बनाने की आती है तो हिंदी विषय सबसे आगे की कतार में खड़ा मिलता है, जो आप लोगों की सबसे ज्यादा मदद करता है। पर यहीं एक बात समझने की जरूरत है कि हिंदी को रखना जिंदी, और अगर हिंदी में जरा सी बिंदी की भी अगर भूल हुई तो बेटा वो बिंदी कहीं एक बड़ा जीरो न बन जाए। तो इसीलिए हिंदी परीक्षा को भी, हिंदी विषय को भी शुरुआत से ही आपको ध्यान दे करके समझना और पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी, क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या सिलेबस है। तो वही है हमारा पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, फिर आपके गद्य के कुछ चैप्टर हैं, नमक का दरोगा, मियां नसीरुद्दीन, नप्पू के साथ 2.5 साल, ये कुछ है। फिर उधर पद्य में देखा तो कबीर और मीरा के पद आ गए, फिर उधर व्याकरण आ गई, अभिव्यक्ति माध्यम आ गई। तो हिंदी ये जो ऐसी बिखरी बिखरी सी है ना बेटा, ये सब बिखरी बिखरी सी हिंदी को यहाँ पर एक जैसी बनाने के लिए आ गए हैं। देखिए क्या क्या प्रश्न है, क्या क्या प्रश्नों को लगाना है। आत्मकथा और जीवनी में अंतर, बेटा अंतर वाले प्रश्न हर साल आते हैं, एक न एक प्रश्न जरूर आता है, चाहे त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो। तो कुछ कुछ प्रश्न है, आत्मकथा और जीवनी में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर। और यहां पर एक बात ये भी बताऊंगा मैं आपको कि अगर आपने कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, एकांकी, इनकी अगर आपने परिभाषाएं याद कर रखी है तो यह अंतर एकदम आसानी से आप बना पाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं कर रखी है तब तो फिर इन सब का समाधान लेकर मैं प्रस्तुत हो ही जाऊंगा आपकी परीक्षा से एक दिन पहले, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। कहानी और उपन्यास में अंतर, फिर भक्ति काल, बेटा आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये जो कालखंड है पद्य साहित्य के इतिहास में हम इसे पढ़ते हैं, तो उसी में से कुछ कुछ प्रश्न लेकर के आया हूं। जैसे भक्ति काल की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं, रीतिकाल, ठीक है, तो रीतिकाल को श्रृंगार काल हम क्यों कहते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण लिखिए। ये बेटा, ये अगर आपको पता है तो फिर आप समझ के चलिए कि आपके आधे डाउट क्लियर हो जाएंगे पद्य साहित्य के इतिहास से, कि अगर आपको वो काल विभाजन और वो नामकरण पता है तो तब तो फिर आप ऐसे चुटकियों में सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो प्रश्न तो एकदम नींव है, एकदम जड़ है। अगला प्रश्न देखिए, कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं, यह आपको मुझे बताना है। अभी हिंट दूं क्या, 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिन्हें पता है। नहीं पता है तो आपका आंसर लेकर के उस दिन मैं जरूर आऊंगा। निबंध की परिभाषा देते हुए इसके प्रमुख प्रकार बताइए, ये चीज हो गई। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के 2 प्रमुख निबंधकार और उनकी एक एक रचना कौन कौन है, ये जानेंगे। फिर राम भक्ति शाखा की 4 विशेषताएं, है ना। इतने ये जो प्रश्न बता रहा हूं ना बेटा, ये जो पद्य साहित्य और गद्य साहित्य के इतिहास में मैंने आपको जो कुछ 10 प्रश्न बताएं, ये प्रश्न बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इन प्रश्नों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इन्हें तो मतलब मैं ये कहूं कि अगर घोल के पी सकते हो ना तो पी जाना। आगे के प्रश्न देखिए, नमक का दरोगा कहानी की मूल संदेश बताना है कि उसका संदेश क्या है। फिर मुंशी बंशीधर के चरित्र की विशेषताएं आपको बताना है कि मुंशी बंशीधर की चरित्र की क्या क्या विशेषता है। अब ये जो प्रश्न है कौन कौन कितने कितने नंबर में आ रहे हैं, आपको डाउट तो नहीं है ना बेटा, 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो आपका ये प्रश्न कैसे आएगा, इतिहास जानना है तो बता देता हूं मैं कि 2 नंबर का एक तो आपका आएगा पद्य साहित्य का इतिहास से, फिर एक आएगा आपकी पद्य की उन रचनाओं से, फिर एक आएगा गद्य साहित्य का इतिहास से, फिर एक आएगा इधर से गद्य के जो पाठ है यहाँ से। कुल मिलाकर ये 8 नंबर की पूरी व्यवस्था है। उसके आगे की कहानी भी है, पर आगे के प्रश्न देखते हैं, उसके बाद समझेंगे। पंडित अलाउद्दीन ने वंशधर की अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त किया।
मियां नसरुद्दीन नानबाइयों का मसीहा बयान। मियां नसरुद्दीन क्या है यार, नानबाइयों का मसीहा क्यों कहते हैं इसे? ये नानबाई क्या होता है? जो नान बनाता है वो नानबाई होता है, तो इन्हें क्यों कहा गया है नानबाइयों का मसीहा? कुछ तो विशेष बात रही होगी, ये आपको समझना है। लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी, आखिर ऐसी क्या बात थी जिसे वो जानना चाहती थी? मियां नसरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम क्या है? एक सच्ची तालीम क्या है, वो भी मियां नसरुद्दीन के अनुसार, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण में फिल्म निर्माण की किन आर्थिक कठिनाइयों का जिक्र है? अप्पू के साथ 2.5 साल में क्या ऐसी आर्थिक परिस्थितियां झेलनी पड़ी थी? बेटा किसने लिखा है, आपको याद है कि नहीं याद है? सत्यजीत रे का बहुत ही अच्छा ये है कि अप्पू के साथ 2.5 साल, जिसमें वो एक फिल्म बनाने की सुंदर कहानी का चित्रण करते हैं। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग 2.5 साल लंबा समय क्यों लगा? तो इस शूटिंग में 2.5 साल क्यों लंबा समय लगा? विदाई संभाषण पाठ में शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या करना चाहता है? 2 गायों की क्या कहानी है भैया? आगे देखिए, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का अंत किस प्रकार हुआ? ये वैसे तो आप ठीक है, पर विदाई संभाषण के आधार पर आपको बताना है ना, कि सर इतिहास के आधार पर इसका जवाब नहीं देना, इसका जवाब देना आपके पाठ के हिसाब से, है ना, हिंदी में जो लिखा गया है उसके अनुसार। कबीरदास ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा? पद्य के आ गए हैं प्रश्न। कबीरदास ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा? हम तो एक करी जाना, हम तो एक करी जाना, पद के आधार पर बताइए कि कबीर के अनुसार ईश्वर का स्वरूप क्या है, कैसा है? कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की क्या कमियां बताई हैं, कि जो लोग नियम का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, उनकी कबीर ने क्या कमियां बता दी है? अगला प्रश्न, मीराबाई ने कृष्ण की उपासना किस रूप में की है? कृष्ण की उपासना मीराबाई करती हैं, पर वो किस रूप में चाहती है कृष्ण को? मित्र के रूप में, सखा के रूप में, पति के रूप में, प्रेमी के रूप में? ये वाला प्रश्न का मतलब बिल्कुल वही है। आगे देखिए, मीरा कृष्ण की भक्ति में लीन हो समाज की किन तानों को सहने को तैयार है? कि समाज जो ताना दे रहा है, तो समाज कौन से ताने दे रहा है, यहाँ पे इस तरह से आपको देखना है। लोग कहे मीरा भाई बावरी, न्यात कहे कुलन्यासी। समाज और परिवार ने इसे बावरी और कुलन्यासी क्यों कहा? ऐसी क्या बात हो गई? ये बात बहुत ज्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मीराबाई जगत को देखकर क्यों रोती है? जगत संसार को देखकर कि मीराबाई को रोना क्यों आ जाता है? कबीरदास ने निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म की धारणा में क्या अंतर है? तो निर्गुण ब्रह्म में और सगुण ब्रह्म में क्या अंतर है? कुल मिलाकर के अगर आपने भक्ति काल पढ़ा है, तो निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा में जो अंतर है वो यहाँ पे आपको वहां से मिलता जुलता कबीरदास के हिसाब से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी क्यों कहा जाता है? लोक लाज खोने का क्या अभिप्राय है? आगे देखिए, लता मंगेशकर के गायन की कोई 3 प्रमुख विशेषताएं लिखी। लता मंगेशकर जब गाती है तो उनके गायन की क्या 3 विशेषताएं हैं? लेखक कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर को भारतीय गायकों में बेजोड़ कहा है। कुछ याद आ रहा है? ये प्रश्न कहां से है? ये प्रश्न है आपकी दूसरी किताब का नाम है बेटा वितान। तो वितान से आ रहे हैं ये कुछ प्रश्न, ठीक है। तो वितान से भी बेटा क्या आता है? 2 नंबर का प्रश्न आता है, ठीक है। ये देखिए, आगे बढ़े अपन। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में मुख्य अंतर क्या है? तो संगीतों के बीच क्या क्या अंतर है? अभिव्यक्ति माध्यम के कुछ प्रश्न है। देखिए, जनसंचार माध्यम क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर जो तीसरी किताब आपकी आ रही है अभिव्यक्ति और माध्यम, वहां से ये प्रश्न आ रहे हैं। क्या है? अभिव्यक्ति और माध्यम। तो अभिव्यक्ति और माध्यम, जहां आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है बातें, वहां से भी कुछ कुछ प्रश्न है, और जो जो आपको समझ में नहीं आता है वो समझ आपको आ जाएगा, ये आपसे मेरा वादा है। जिस दिन मैं आपको सारे आंसर बताऊंगा उस दिन सारी चीजें एक एक करके समझाऊंगा, सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। पत्रकारिता किसे कहते हैं? इसके प्रमुख प्रकार बताइए कि पत्रकारिता क्या है, इसके प्रकार क्या है। खोजी पत्रकारिता, जिसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी कहते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी कहते हैं। सर हम तो हिंदी पढ़ने आए थे ना बेटा, ठीक है, नहीं याद करना नहीं करो, लग दिया है हमने, ताकि आपको ये खोजी पत्रकारिता में आप लोग डरो नहीं। वॉचडॉग पत्रकारिता में, इन दोनों में क्या अंतर है? खोजी और वॉचडॉग पत्रकारिता में अंतर आपको बताना है। काव्य की परिभाषा दीजिए संभल के बेटा, व्याकरण की शुरुआत हो गई है, काव्य बोध आपके सामने आ गया है। काव्य की परिभाषा दीजिए। शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य? क्या होती है शब्द शक्ति?
कितने प्रकार की होती है शब्द शक्ति? काव्य में जो गुण होता है ओज गुण माधुर्य गुण, बेटा ये ओज गुण माधुर्य गुण तो ठीक है, यहाँ पे दे रहा हूं कि इसमें अंतर क्या होता है, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न ये भी पूछूंगा कि आपको पता भी है कि ये काव्य में जो गुण है तो ये कितने प्रकार के गुण होते हैं? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 4 प्रकार के? आपको ये उत्तर बताना है कमेंट में कि काव्य में कितने प्रकार के गुण होते हैं। रस की परिभाषा लिखिए तथा इसके प्रमुख अंगों के नाम बताइए। रस की परिभाषा क्या है, इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो ये जो 4 अंग हैं कि 5 अंग हैं, तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये 4 हैं। ठीक है, तो भैया 2 तो यही बताए हुए हैं, 2 मैंने और बता दिए, तो इसकी परिभाषा और प्रमुख अंग आपको बताना है। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, इन दोनों में क्या अंतर है? ये बिल्कुल वैसा सवाल है कि एकदम इसमें बच्चों की फंसने की संभावना ज्यादा रहती है कि कई बच्चों को यह समझ नहीं आता कि यमक अलंकार क्या है, श्लेष अलंकार क्या है और ये दोनों अलग अलग कैसे हैं। तो इस प्रश्न में आपको नहीं फंसना है, मैं अभी से बता रहा हूं कि यहाँ पे बच्चे फंसते तो सारे डाउट अपने क्लियर कर देना। अच्छे विज्ञापन की 3 विशेषताएं, बेटा जब विज्ञापन लिखा जाता है तो अच्छा विज्ञापन क्या होता है, उसकी 3 विशेषताएं कौन सी हैं? भाव पल्लवन करके लिखिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास करता है, इसका आपको भाव पल्लवन करके बताना है। ठीक है, आइए अगला देखिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उनके नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर दीजिए। अब देखिए बेटा, एक बात कहूंगा मैं यहाँ पर आपसे कि जो काव्य बोध है और जो भाषा बोध है, कुल मिलाकर ये है कि जो व्याकरण है, उस व्याकरण से जो प्रश्न आते हैं ना, वहां पर आप थोड़ा सा समझ बूझ करके बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे की कहानी अगर बढ़े तो अपठित बोध की तरफ बढ़ते हैं। तो अपठित बोध ऐसा समझिए आप कि बेटा थाली में रखे हुए गुलाब जामुन है, कि कुछ नहीं है, आपको उठाना और खा लेना, फ्री के नंबर मिलेंगे कि यहाँ पे देखिए प्रश्न है, यहाँ पे ये इतना इतना, ये क्या हुआ, उत्तर दिए हुए हैं, ये जो है आपका ये गद्यांश है, यहाँ पे प्रश्न है। अब ये प्रश्न है तो गद्यांश को पढ़ करके इस प्रश्न के उत्तर आपको देना है। कितना आसान है, कितना आसान है, तो वो आसानी का फायदा उठाना है और अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश को बिल्कुल जी खोल करके अपनाना है, क्योंकि ये है हमारी हिंदी का सबसे आसान पार्ट। यहाँ पर अगर गलती की कोई गुंजाइश नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पे गलती करोगे तो पिछड़ोगे, है ना। जहां पे सब गलती कर रहे हैं वहां तो कर लेना एक बार, लेकिन जहां पे कोई नहीं कर रहा वहां अगर आप गलती करोगे तो कितना पिछड़ जाओगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस पर आपको बहुत कड़ी पकड़ आपकी होनी चाहिए। ये वाला पद्यांश, ये वाला गद्यांश नहीं आएगा परीक्षा में, ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, अपठित। अपठित उसको कहते हैं बेटा जिसको कभी नहीं पढ़ा हो आपने, तो ऐसा कोई निकाल करके आपको देंगे अपठित। ठीक है, तो अपठित से कैसे डील करना है वो आपको आना चाहिए और वो आप यहाँ पर सीख लेंगे। फिर ये पद्यांश है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धरो, क्या बात है, क्या बात है। तो ये जो कविता है अब इसके भी सेम टू सेम है, तो आप पद्यांश में उत्तर दो तो बहुत अच्छी बात है, पद्यांश में नहीं दो तो गद्यांश में दे देना, तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। फिर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या की बात आती है, 4 नंबर के हैं। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या गद्य से आएगा तो भी 4 नंबर, पद्य से आएगा तो भी 4 नंबर, 8 नंबर हैं। बस ये है कि आपको छोटा सा ध्यान रखना है, छोटा सा ध्यान ये है कि आप जब अगर पाठ को पढ़ लोगे तो ये जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या है ना, इसको आप बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो हम सारी की सारी संदर्भ प्रसंग व्याख्या जो यहाँ पर है इसका उत्तर भी आपको बताएंगे। पंडित अलोपीदीन से लिया गया है, पथेर पांचाली, ये दोनों से हमने कुछ कुछ व्याख्या रखी है। फिर ये पद्यांश की कुछ व्याख्या है, आपको इसको भी पढ़ना है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई नाम से ही समझ आ रहा है, मीरा बाई ने लिखा होगा, और हमें तो एक एक करी जाना, ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, तो ये मीरा और कबीर के एक एक यहाँ पर दोहे दिए गए हैं, तो आपको इसको भी याद करके समझ करके चलना है। आगे प्रश्न देखिए कि प्रेमचंद अथवा कृष्णाशोक्ति का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। कि प्रेमचंद है, कृष्णाशोक्ति है, तो इन दोनों का साहित्यिक परिचय में क्या क्या बिंदु है? 2 रचनाएं, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान। ये जो हम कवि परिचय की बात करते हैं उसमें हमेशा भाव पक्ष, कला पक्ष आता है। जो हम लेखक परिचय की बात करते हैं उसमें हमेशा भाषा शैली आती है। कवि परिचय नीचे दिया गया है, कबीरदास और मीराबाई, तो इसमें भाव पक्ष और कला पक्ष बिंदुओं के आधार पर कवि परिचय हमें लिखना होता है। ठीक है, ये है आपके अपने क्षेत्र में गंदगी सफाई व्यवस्था होने की शिकायत करते हुए नगर निगम और नगर आयुक्त, नगर पालिका अधिकारी को पत्र लिखना है।
कि भैया साफ सफाई करवानी है तो पत्र लिखना है तो लिखिएगा। अपनी छोटी बहन को त्रैमासिक परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त करने पर बधाई पत्र। वाह बेटा वाह, परीक्षा देंगे तब देंगे, पास होंगे तब होंगे, बधाई पत्र पहले लिखवा लिया है। ठीक है, तो ये बधाई पत्र लिखने की प्रैक्टिस भी आपको कर लेना है। अभी कोई छोटा भाई छोटी बहन तो परीक्षा नहीं दे रहा है, लेकिन अभी अपने आप को ही वो पत्र लिख देना कि हाँ मैंने बहुत अच्छा कर दिया है, इस तरह का कोई पत्र आपको लिखना है। ठीक है, अपने आप को संबोधित अपने आप से। ठीक है, तो ऐसा कोई पत्र आप लिख देना। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 120 शब्द में निबंध आपको लिखना है। क्या पर्यावरण संरक्षण और हमारा दायित्व, विज्ञान वरदान या अभिशाप, जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। तो इन चारों में से किसी एक को निबंध, बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चारों ही निबंध आपको कंप्लीट करना है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये 50 प्रश्न है, इनमें से किसी को नहीं छोड़ना। ये तो पढ़ेंगे ही, ये सब पढ़ेंगे तभी जाकर के परीक्षा में। अब मान लो ये 4 में से कोई एक ही आया और आपने 3 पढ़ के गए और वही एक छोड़ दिया, तो फिर तो वो चारों निबंध आपको कंप्लीट पढ़ करके ही जाना है, जिसके बाद ही आप परीक्षा भवन में प्रवेश करेंगे। और जो मैं इतनी देर से कह रहा था कि मैं आपको आंसर बता दूंगा, मैं आपको समझा दूंगा, तो कब समझा दूंगा, तो उसका जवाब ही ये रहा पूरा टाइम टेबल। मैं ही नहीं बल्कि आपके सारे शिक्षक ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमने जो प्रश्न दिए हैं उसका उत्तर भी हम आपको दें, ताकि आपकी पढ़ाई में 4 चांद लग सके। तो हम सभी के सभी आ रहे हैं अपनी अपनी दिनांक पर। देख लीजिए कि ये क्या टाइम टेबल है। सबसे पहले 1 तारीख के दिन केमिस्ट्री की नैया को बिल्कुल पार लगाने के लिए आ रहे हैं आपके पूरब सर और अजीत सर। ठीक है, अरे रुको 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 रुको, केमिस्ट्री से पहले 31 अगस्त है भैया, 31 अगस्त है। फिजिक्स है, फिजिक्स के नैया पार लगाने शमीम और सिद्धार्थ सर। तो शमीम सर हैं, सिद्धार्थ सर हैं। हिंदी मीडियम में शमीम सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम में सिद्धार्थ सर पढ़ाएंगे। और वहीं अगर केमिस्ट्री की बात करें तो हिंदी मीडियम में पूरब सर है, इंग्लिश मीडियम में अजीत सर है। आगे की बात करें तो इंग्लिश अगला विषय आता है और श्रुति मैम। बेटा हिंदी में भी श्रुति मैम पढ़ाएंगे और इंग्लिश में भी श्रुति मैम पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इंग्लिश ही होता है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी इंग्लिश ही होता है। आगे देखिए, मैथ्स है तो मैथ्स 3 सितंबर के दिन आने वाले हैं परिधि मैम और स्वराज सर लाइव, और वहां पर आकर के आपको पढ़ाने वाले हैं पूरा की पूरा मैथ्स कंप्लीट 50 क्वेश्चन। 4 सितंबर के दिन बायोलॉजी सूरज सर और मनीष सर आपको आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। और 5 तारीख के दिन भैया मैं आपकी हिंदी के नैया को पार लगाने के लिए आपका हिंदी शिक्षक, हिंदी साथी प्रवीण बैरागी, आपका प्रवीण भैया आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा 5 तारीख की दिन आप नोट कर लेना। ठीक है, तो ये सारे के सारे टीचर हैं, सारा की सारा शेड्यूल है। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं। और ये स्क्रीनशॉट को आपको स्टोरी पर लगाना है, अपने स्टेटस पर लगाना है, ताकि सभी को पता चल जाए कि भैया अब जो त्रैमासिक वाली जो बात है ना, वो बात तो बहुत आसानी से खत्म होगी। क्योंकि अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाँ, अरिविहान ने तय किया कि अब कक्षा 11वीं के बच्चों का हम परीक्षा में बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे और टॉपर बनाएंगे। और यही वो 11वीं के बच्चे हैं जो जब 12वीं में पहुंचेंगे तो वहां पर इन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी और सभी के सभी बच्चे एकदम झंडा गाड़ करके आएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक और चीज जो आपके लिए है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर त्रैमासिक तो करा दिया आपने, अर्धवार्षिक का क्या, वार्षिक का क्या, और तब क्या 50 क्वेश्चन से काम चलेगा? बेटा आपकी अर्धवार्षिक, वार्षिक पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए प्रगति बैच आपके साथ है। और यही प्रगति बैच है जिसमें यही सारे फैकल्टी हैं जो मैंने आपको नाम बताए, पूरे की पूरे फैकल्टी आपको प्रगति बैच में कंप्लीट कोर्स पढ़ाएंगे। एक एक प्रश्न, एक एक डाउट, सारे की सारी चीजें क्लियर करेंगे। और फीस, बेटा फीस नहीं कहूंगा मैं इसे, सेवा है ये। और इसका मकसद ये है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो। कोई भी बच्चा ये नहीं कहना चाहिए कि सर मेरे पास तो अब कोचिंग जाने के लिए पैसा नहीं था, मेरे पास तो शिक्षा नहीं थी। बेटा आप ही के लिए ये पूरी योजना है। प्रगति बैच बिल्कुल बिल्कुल आपकी प्रगति के लिए है, जहां आपको लाइव लेक्चर, शॉर्ट नोट, डीपीपी, इंस्टेंट आउट, एनसीईआरटी सॉल्यूशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी की सारी चीजें मिलेगी मात्र और मात्र 51 रुपए में, टॉपर बनाने वाली प्रगति बैच के माध्यम से। और ज्यादा जानकारी के लिए ये बेटा व्हाट्सएप चैनल, ये बेटा टेलीग्राम चैनल, इनको आप ज्वाइन कर लेना, ताकि वहां पर आपको
सारी की सारी PDF मिल जाए, कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो मिल जाए, कब कौन सी क्लास होने वाली है ये पता चल जाए, और कुल मिलाकर आप एकदम अवेयर रह सकें किसी भी तरह की जानकारी को पाने के लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप बेटा सारे के सारे प्रश्नोत्तर को आप याद कर लेना, समझ लेना, और अगर कोई डाउट हो तो उस डाउट को संभालने के लिए, उस डाउट का समाधान निकालने के लिए सारे की सारे फैकल्टी आएंगे आपके सामने, तब जाकर के वो डाउट आप क्लियर कर देना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।